हाय एवरीवन, दिस इज़ आरुषि ओवर हियर। और मैं आज हिंदू का एक एडिटोरियल मेरा बहुत मन हो रहा था डिस्कस करने का। इन सेनेटरी बैकड्रॉप दिस इज़ नो हैंड ऑफ पीस। ये लिखा है M.K. नारायण जी ने, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं for the and also the former governor of West Bengal. I really like his articles. He is one of my favorite international political analyst. ठीक है, जियो पॉलिटिक्स पे बहुत ही अच्छा सोच विचार के लिखते हैं और फ्यूचर सिचुएशंस का फोरकास्ट करते हैं। प्रेजेंट पॉलिटिकल मिलियू को ये एनालाइज करते हैं इन वेरियस कंट्रीज़। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है ये पूरा एडिटोरियल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम इसका इम्पोर्टेंस है। ऑलराइट, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बिफोर इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, बट स्टिल आई थिंक एक बार इसका अगर रीड कर लेंगे तो हमको एक बहुत ही एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो हमारा जो प्रेजेंट पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, जो चाइना हमको सामने दिखा रहा है, यू नो, नेशनल बॉर्डर पे इतना अग्रेसिव एटीट्यूड है चाइना का। इट इज़ टर्निंग वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इट? इसका बेसिक पूरा एक एनालिसिस किया है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस है बेसिकली ये, राइट। और इस बेसिस पे हमें फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए चाइना से, तो मेन इसका पूरा सार आर्टिकल का यही है, राइट। इट सीम्स टू बी अ वेरी बिग एडिटोरियल, बट इफ़ यू रीड इट लाइक अ स्टोरी तो इसमें आपको पता चलेगा सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। लाइक इन दिस कॉलम ही राइट्स की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस को सरवाइव कर चुका है और अभी भी सरवाइव कर रहा है। काफ़ी सारा ज़्यादा इंटरनल डिसेंट है अगेंस्ट द रूलिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिस्टर जी जिनपिंग। ऑलराइट, तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं? जी जिनपिंग का एटीट्यूड कितना अनप्रिडिक्टेबल है। लद्दाख में जितने भी स्कर्मिशेस हुए हैं, राइट, चाइना अभी क्या टिबेटन लोकल यूथ को वो एम्प्लॉय कर रहा है फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड सर्वेलेंस, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और इसके लिए चाइना की तरफ से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स अब तक हमको नहीं मिला है, राइट। तो इस बार ही गोज ऑन टू सजेस्ट, राइट इट इन अ वेरी शॉर्ट वे, कि जो हमारा G7 और नाटो की जो ट्रीटी हुई थी, पूरा G7 का एक पूरा बहुत ही बड़ा मुद्दा था इस बार का जो G7 समिट हुआ है। इट वाज एंटी चाइना टू अ लार्ज एक्सटेंट। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज़, तो G7 का एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने मिल के उसको बनाया है, राइट। और इस बार का जो G7 का मीटिंग हुआ था, इसका एक नया टर्मिनोलॉजी भी आया है G7 मीटिंग का, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली योर डेमोक्रेसीज 11, राइट। डेमोक्रेसीज 11 एक इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रीमेंट है जो कि BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, राइट। तो डेमोक्रेसीज 11 से क्या इसका तात्पर्य निकलता है कि G7 की जितनी मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने तो G7 अटेंड किया ही किया, बट 4 डेमोक्रेसीज को और इनवाइट करके वो पूरी मीटिंग सेटअप हुई थी, राइट। ऑफ कोर्स इंडिया वाज वन ऑफ देम। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड आई कांट रिमेंबर द फोर्थ वन, बट आई गेस इट वाज न्यूजीलैंड, ऑलराइट। तो डेमोक्रेसीज 11 का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि BRI को काउंटर करने के लिए है, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल पॉलिटिकल मिलियो में भी हो रहे हैं जो कि एंटी चाइना है और चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक और पैराग्राफ कहता है, अ लेसर नोन नेशन might be deterred by the kind of criticism that China faces today। ठीक, अब इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर कोई नॉर्मल सिंपल सा डेमोक्रेटिक नेशन होता जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मतलब इन्फ्लुएंस या फिर इंटरनेशनल पावर नहीं है उसका, और इस समय अगर एक नॉर्मल कोई नेशन अगर ऐसा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा होता तो वो पूरी तरह से पॉलिटिकली इनस्टेबल हो सकता था, उसकी पूरी गवर्नमेंट गिर सकती थी। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आज की डेट में चाइना अभी फेस कर रहा है। ऑलराइट, दिस गाय इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड रिपल्जन फ्रॉम द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, स्पेशली इंडिया के पास तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? तो यहाँ पे मिस्टर M.K. नारायण इज डिस्कसिंग अबाउट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइना, राइट। तो ऑफ कोर्स 1950s एंड 60s के टाइम पे माओ जेडोंग ने एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करी थी, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इनकी गवर्नमेंट फेल थी और इनके रिजीम ने चाइना ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस और सबसे गंभीर फमीन को सरवाइव किया था। ठीक है, तो एक टैक्टिक चाइनीज़ लीडर्स का ये भी हो सकता है कि जैसे आज के केस में कोविड का केस हो गया, राइट, तो समटाइम्स लीडर्स take on these tactics of international skirmishes और border skirmishes सिर्फ और सिर्फ as a presentation of power play। ठीक है, अपनी पावर का प्रदर्शन करने के लिए भी ऐसा करते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि मीडिया, वहाँ की नेशनल मीडिया और कॉमन पीपल का मेजर बर्निंग इश्यूज से माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं। ठीक है, एंड एज फार एज जी जिनपिंग इज कंसर्न्ड, इनको इसी पूरे आर्टिकल में मिस्टर नारायण हैज यूज्ड द वर्ड माओ वर्जन 2, राइट। मिस्टर जी जिनपिंग likes to present himself as a leader who is like Mr. Mao Zedong, right? उनकी जो policies हैं, people call him Mao version 2, Mao version 2 of a leader like Mao, all right, Mao Zedong, right? तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपना लिखी हुई है। He assiduously attempted to accelerate the pace at which China expects to overtake the US as the world's number one superpower। Of course we know कि US और चाइना के बीच में कितना prior to the COVID crisis there was a burning issue of US China trade war, right। WTO में भी इशू हुआ था, करेंसी मैनिपुलेशन का ब्लेम लगाया गया था, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए यूएस जैसी कंट्री भी चाइना पे आज भी डिपेंड करती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो चलो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पे तो चलो डिपेंड करता ही करता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज योर रेयर अर्थ मेटल, राइट। रेयर अर्थ मेटल्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका चाइना मेजर वर्ल्ड एक्सपोर्टर है, मेजर, right। India has the resources but it lacks in technology to exploit and take the competitive advantage of those rare earth metals, but China is able to do that, right। So countries like US depend on China for their for the import of rare earth metals, right। तो ये सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक टैक्टिक्स हैं जिनका चाइना बहुत अच्छे से एडवांटेज उठाने का कोशिश करता है एज पर दिस आर्टिकल, एंड इवन आई ऑल्सो अग्री, ऑल राइट। और ऑफ कोर्स दिस पैराग्राफ, if you will read it over here,
इट इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ हिंटिंग कि माओ जेडोंग ने, सॉरी नॉट माओ जेडोंग बट मिस्टर जी जिनपिंग ने चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके अपनी खुद की आइडियोलॉजी इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी. ही इज टर्मिंग इट एज न्यू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल राइट. So, of course, CPC, there are some clues. इसमें under this heading, he is actually trying to say कि CPC एक political entity है. It is one political entity, but क्योंकि उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में कि वो ओपनली सारे पॉलिटिकल क्राइसिस को रिवील कर सके, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे क्लूज़ हैं कि बहुत ही डीप फिजर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन द CPC इटसेल्फ विच इज़ चैलेंजिंग द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जी जिनपिंग. राइट. तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है लद्दाख क्राइसिस का, दैट मिस्टर जी जिनपिंग अंडरटुक द ऑपरेशंस इन लद्दाख ओनली एंड ओनली टू शोकेस दैट ही इज स्टिल फुल्ली इन कमांड. ऑलराइट. So this is actually what is written in the entire paragraph, right? Growing inner party criticism of Mr. Z's policy, Ladakh adventure could well have been misguided attempt by Mr. Z to demonstrate his opponents within the CPC that he is well and truly in command. All right. तो ये हो गया. और एक और बहुत ही ये एक कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, राइट. एज आई सेड, ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे कीवर्ड्स और फैक्ट्स हैं जिनको आप कलेक्ट कर सकते हो टू राइट इट हियर एंड देयर. ना भी करो तो भी चलेगा. इट्स नॉट, आई डोंट फाइंड एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट दैट यू गेट अ वेरी गुड इंसाइट अबाउट द करेंट पॉलिटिकल सिचुएशन, जो कि आगे चल के शायद इंटरव्यू में हेल्प कर सके. राइट. सो डेफिनेटली इट इज़ वर्थ द रीड. राइट. तो चाइनीज सोसाइटी, चाइना जैसी सोसाइटी क्लोज सोसाइटी होती हैं, राइट, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक को, काफ़ी सारा डिसकंटेंट होता है अमंग द पब्लिक अगेंस्ट द लीडर, बट दे आर नॉट एबल टू वेंट इट आउट. वाई? बिकॉज ऑफ सेंसरशिप. राइट. दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, दे आर नॉट एबल टू रिवोल्ट, राइट, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेस्ट. यहाँ हमारी कंट्रीज़ की तरह वो आए दिन जाके जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट वो लोग नहीं कर सकते. राइट. बहुत ही डिसिप्लिन्ड पॉपुलेशन है वहाँ की. दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द लीडर्स. राइट. सो व्हाट इट डज, इट क्रिएट्स प्रेशर कुकर सिंड्रोम. राइट. इस प्रेशर कुकर सिंड्रोम के लिए एक सेफ्टी वाल्व क्रिएट करना होता है. ठीक. तो ये भी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी होती है टू क्रिएट बॉर्डर टेंशंस, राइट, to divert the minds of public in the crisis that prevail in the boundary nations. ठीक है. तो इसके लिए हमें इंडिया को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इंडिया का क्या वो अप्रोच रहना चाहिए. तो फॉशियन बार्गेन कहा गया है मिस्टर मोदी एंड जी के बीच में, जो भी ट्रांजैक्शनल रिलेशन है बीच में. जब मामल्लापुरम टेम्पल में जी एंड मोदी का इनफॉर्मल वुहान समिट हुआ था, राइट, तो हमको लगा गया था कि हाँ चलो रिलेशंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल फॉल्स. इंडिया शुड नॉट एक्सपेक्ट any change in the Chinese tactic in the near future, and always stay prepared for future such border skirmishes. Right. So he concludes his article with the word that peace is not at hand, and that India should expect and prepare for more such situations like Ladakh and many more provocations from China. Right. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, शायद ये वर्ड हो गया फॉशियन बार्गेन. व्हाट डज इट मीन? यू शुड रियली गो एंड चेक इट आउट. शायद ये कहीं ऐसे में काम आ जाए, या फिर कोई किसी आंसर राइटिंग में या एथिक्स के पेपर में आ जाए, यू नो, बिकॉज इट्स अ फिलॉसफी. ठीक है. सो आई होप आई कुड कीप द वीडियो इंटरेस्टिंग.
Thank you so much for watching. Please post your views down in the comment below. Take care. Enjoy.